आज हम मुंशी प्रेमचंद के एक बहुत ही मशहूर उपन्यास गबन की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास उपन्यास के कुछ हिस्से हैं और इनके जरिए हम उस कहानी की परतें खोलेंगे जहां दिखावे की चाह है, सामाजिक दबाव है और एक आम इंसान का नैतिक पतन भी। बिल्कुल। आज का हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे कैसे गहनों की छोटी सी इच्छा एक इंसान को झूठ और कर्ज के ऐसे जाल में उलझा देती है जिससे निकलना फिर नामुमकिन सा हो जाता है। हाँ, तो चले इस सफर को शुरू करते हैं। और ये सफर शुरू होता है रमानाथ नाम के एक नौजवान से, मतलब एक ऐसा लड़का जो अपनी हकीकत से कहीं ज्यादा अमीर और इज्जतदार दिखना चाहता है। अच्छा। उसके पिता हैं दयानाथ, जो महीने के 50 रुपए कमाते हैं। अब सोचिए, 50 रुपए में घर चलाना भी मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन ही होगा उस जमाने में भी। बिल्कुल। और इसी तंगी के बीच रमानाथ की शादी तय हो जाती है जालपा से, और यहीं से मतलब दिखावे और हकीकत के बीच का जो टकराव है वो शुरू हो जाता है। और प्रेमचंद ये बात पहले पन्ने से ही साफ कर देते हैं ना, कि उस समाज में ये झूठी शान बनाए रखने का दबाव कितना ज्यादा था। बहुत ज्यादा। कहानी की शुरुआत में ही रमानाथ का जो किरदार है वो बड़ा दिलचस्प है। बेरोजगार है लेकिन शौकीन पूरा है। दोस्तों से कपड़े जूते मांग कर पहनता है, महफिलों में जाता है। हाँ, मतलब एक तरह से फेक इट टिल यू मेक इट वाला हिसाब। सही कहा। और उसके पिता दयानाथ इस सबसे बहुत परेशान है। वो तो शादी के सख्त खिलाफ है। बिल्कुल। उनका एक डायलॉग है जो पूरी सिचुएशन बता देता है। वो कहते हैं, जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता उसका विवाह करना मुझे तो अधर्म सा मालूम होता है। कितनी सच्ची बात है। सीधी और सच्ची बात। लेकिन समाज की सोच सीधी नहीं होती ना। रमानाथ की माँ है जागेश्वरी। उन्हें लगता है कि पत्नी आएगी तो बेटा जिम्मेदार बन जाएगा, जो आज भी कई घरों में सुनने को मिलता है। बिल्कुल, आज भी। लेकिन वो जो प्लान बनाती हैं वो इस कहानी के पूरे संकट की मतलब नींव रखती हैं। क्या प्लान था वो? वो दयानाथ से कहती हैं कि गहनों का इंतजाम किसी सराफ से उधार पर कर लो और टीके में जो पैसे मिलेंगे उन्हीं से कर्ज चुका देंगे। ओह, मतलब शादी की शुरुआत ही एक कर्ज और एक झूठ पर। एग्जैक्टली। परिवार की इज्जत बचाने का बोझ पहले दिन से ही कर्ज के कंधों पर। और यहीं से कहानी में जालपा की एंट्री होती है और उसके साथ आता है चंद्रहार का जिक्र। चंद्रहार ये सिर्फ एक गहना नहीं है, ये जालपा के लिए एक जुनून है, एक सपना है। हाँ, और प्रेमचंद ने जिस तरह उस माहौल को दिखाया है वो तो कमाल है। जब लड़के वालों की तरफ से चढ़ावा आता है तो घर की औरतें एक एक गहने को तौल रही हैं, उसकी कारीगरी पर बहस कर रही हैं। ये उस समाज की मानसिकता का एक सटीक चित्रण है कि इंसान की कीमत उसके गहनों से है। बिल्कुल। और तभी कहानी में वो ड्रामेटिक मोड़ आता है। उस चढ़ावे में चंद्रहार नहीं होता। और जालपा का रिएक्शन, वो तो मतलब देखने लायक है। वो बेहोश होने लगती है, गुस्से में शिव की मूर्ति जमीन पर पटक देती है। हाँ। क्या ये सिर्फ एक हार के लिए इतनी बड़ी प्रतिक्रिया थी या इसके पीछे कुछ और था? ये बहुत गहरा सवाल है। ये सिर्फ एक हार की बात नहीं थी, ये उसके जीवन भर के सपने के टूटने जैसा था। अच्छा। उपन्यास में एक लाइन है, वो लालसा जो आज 7 वर्ष हुए उसके हृदय में अंकुरित हुई थी, उस पर वज्रपात हो गया। सोचिए, 7 साल पुराना सपना। 7 साल। हाँ, ये चंद्रहार उसके लिए सिर्फ सोना नहीं था। ये एक बेहतर जिंदगी, सामाजिक सम्मान, उसके सपनों की दुनिया का टिकट था एक तरह से, और वो टूट गया। समझ गई। अब शादी हो गई है और जैसा होना ही था, सर्राफ पैसे के लिए दरवाजे पर आ गया। घर में संकट है। परिवार सोचता है कि जालपा से गहने वापस मांगकर सर्राफ को लौटा दिए जाएं। लेकिन रमानाथ, उसके लिए तो ये नामुमकिन था। नामुमकिन इसलिए था क्योंकि उसने अपनी झूठी शान का एक पूरा महल खड़ा कर रखा था जालपा के सामने। अच्छा, उसने झूठ बोला था? बहुत बड़े बड़े। 5 रुपए के किराए को 15 रुपए बताया था, 10 रुपए की कॉलेज की फीस को 40 रुपए। ओह। अगर वो गहने मांगता तो उसका सारा भरम एक पल में टूट जाता। वो अपनी पत्नी की नजरों में हीरो बने रहना चाहता था, भले ही वो हीरो झूठा हो। और यहीं पे वो एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी जिंदगी बदल देता है। वो रात में चुपके से गहनों का संदूक खुद ही चुरा लेता है। खुद ही। और घर में चोरी का नाटक रचता है। मतलब यहीं से वो एक झूठे इंसान से चोर बन जाता है। पर मैं ये सोच रही थी कि क्या ये सिर्फ एक नैतिक गिरावट थी या एक तरह की मजबूरी? वो ये सब अपनी पत्नी की नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए कर रहा था। ये एक दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि यहां तक वो सिर्फ झूठ बोल रहा था, अब उसने अपराध किया है। सही बात है। आपकी बात सही है। ये एक अजीब सी ट्रेजेडी है। उसका इरादा बुरा नहीं है,
वो अपनी पत्नी को खुश रखना चाहता है, उसकी नजरों में गिरना नहीं चाहता। लेकिन उसे हासिल करने का जो रास्ता वो चुनता है वो उसे सीधे पतन की ओर ले जाता है। मतलब उसके लिए अपनी झूठी इज्जत उसकी असलियत से ज्यादा कीमती हो जाती है। तो अब रमानाथ अपनी ही नजरों में गिर चुका है, घर में चोर बन गया है। अब उसे इस झूठ को ढकने के लिए और पैसे चाहिए। और शायद किस्मत से या कहें बदकिस्मती से उसे म्युनिसिपैलिटी में चुंगी वसूलने की नौकरी मिल जाती है। और नौकरी मिलते ही उसका पहला काम क्या होता है? महंगे कपड़े सिलवाना। हाँ, क्योंकि उसका मानना था भेष और भीख में सनातन से मित्रता है। मतलब अच्छा पहनावा देखकर लोग ज्यादा भीख या इस केस में ज्यादा रिश्वत देते हैं। यहाँ वो भ्रष्टाचार को सही ठहराने के लिए अपनी एक फिलॉसफी गढ़ लेता है। वाह! वो देखता है कि बड़े व्यापारी तौल में हेराफेरी करके सैकड़ों कमाते हैं, तो वो एक आध आने की रिश्वत लेकर खुद को गुनहगार समझे। और उसे इस रास्ते पर धकेलने के लिए उसका दोस्त रमेश बाबू भी है। वो उसे बढ़ावा देता है, कायदे के अंदर रहो और जो चाहो करो। हाँ, नियम मत तोड़ो, बस उन्हें अपने फायदे के लिए मोड़ लो। ये तो आज भी होता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ जालपा के जो चोरी हुए गहने थे उन्हें बनवाने का दबाव बना रहता है। तो रमानाथ एक और कर्ज लेकर उसके लिए कंगन बनवाता है और यहीं रमेश बाबू उसे एक लंबा भाषण देते हैं। और वो भाषण मतलब ऐसा लगता है जैसे प्रेमचंद ने कहानी रोककर सीधे पढ़ने वाले से बात की है। अच्छा। रमेश कहता है, गहनों का मर्ज न जाने इस दरिद्र देश में कैसे फैल गया। जिन लोगों के भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं। ये प्रेमचंद की उस समय के समाज पर सीधी और तीखी टिप्पणी है। लेकिन रमानाथ पर इसका कोई असर नहीं होता। कोई असर नहीं, वो तो अपनी बनाई दुनिया में फंसता चला जाता है। खजाने से लगभग 800 रुपए का गबन कर लेता है। जब उसे लगता है कि चोरी पकड़ी जाएगी तो वो पूरी तरह टूट जाता है। ये कितनी तेजी से हुआ सब कुछ। एक साधारण क्लर्क जो बस अपनी पत्नी को खुश रखना चाहता था, आज भगोड़ा बनने की कगार पर है। और ये तेजी ही इस कहानी की ट्रेजेडी है। वो आत्महत्या के बारे में सोचता है, लेकिन बदनामी के डर से पीछे हट जाता है। उसके मन में आता है कुल में कलंक लगाकर। अपनी जान से ज्यादा उसे अपने परिवार की इज्जत की फिक्र है, वही इज्जत जिसे बचाने के लिए उसने ये सब किया। तो वो भागने का फैसला करता है। हाँ, शहर से भागने का। और रेलवे स्टेशन का सीन बहुत मार्मिक है। टिकट के पैसे नहीं है, पकड़ा जाता है, और तब देवीदीन नाम का एक बूढ़ा अजनबी उसकी मदद करता है। देवीदीन, क्या कमाल का किरदार है ये। बिल्कुल। कलकत्ता में रमानाथ उसी के साथ एक नई साधारण जिंदगी शुरू करता है और यहीं हमें पता चलता है कि देवीदीन के 2 जवान बेटे स्वदेशी आंदोलन में पुलिस की पिटाई से मारे गए थे। क्या जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट दिखाया है प्रेमचंद ने। वही तो, एक तरफ रमानाथ जैसा इंसान जो अपनी झूठी शान के लिए एक छोटे से अपराध से भाग रहा है, और दूसरी तरफ देवीदीन जो देश के लिए अपने बेटे कुर्बान कर चुका है। ये टकराव ही तो उस दौर का सच था। देवीदीन सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो उस भारत की आत्मा है जो उसूलों के लिए जीना मरमा जानती है। वो रमानाथ के लिए एक आईने की तरह है। बिल्कुल, जिसमें रमानाथ को अपनी कायरता और अपना स्वार्थ साफ साफ दिखाई देता है। ये कहानी को एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाता है। लेकिन रमानाथ की किस्मत में अभी और गिरना बाकी था। एक दिन वो कलकत्ता में गिरफ्तार हो जाता है और पुलिस को एहसास होता है कि गबन का मामला शायद बहुत कमजोर है, या शायद है ही नहीं। हाँ, तो वो रमानाथ की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। और ये फायदा बहुत ही भयानक तरीके से उठाते हैं। वे उसे एक बड़े पॉलिटिकल डकैती के केस में कुछ क्रांतिकारियों के खिलाफ झूठा गवाह बनने के लिए मजबूर करते हैं। और बदले में वादा करते हैं कि सारे आरोप हटा दिए जाएंगे, एक अच्छी नौकरी भी मिलेगी। ये रमानाथ के नैतिक पतन का सबसे निचला स्तर था, मतलब सबसे गहरी खाई। ये तो बिल्कुल ही नीचे गिरना हुआ। एक छोटे शायद झूठे आरोप से बचने के लिए वो बेगुनाह लोगों को सजा दिलाने को तैयार हो जाता है। पुलिस उसकी महत्वाकांक्षा और उसके डर दोनों का बेहतरीन इस्तेमाल करती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसी बीच जालपा उसे खोजते हुए कलकत्ता पहुंच जाती है। उसे इस झूठे मुकदमे की सच्चाई पता चलती है। वो रमानाथ से मिलती है और उसे अपना बयान बदलने के लिए कहती है। उसका एक डायलॉग है, मैं इतने आदमियों का खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहती। क्या बात है। कमाल की बात यह है कि जालपा, जिसके गहनों की इच्छा इस पूरी कहानी की जड़ थी, वही अब रमानाथ के अंतरात्मा बनकर उसे सही रास्ता दिखा रही है। बिल्कुल, ये एक तरह का सर्कल पूरा होता है। जो नैतिक साहस रमानाथ में नहीं है, वो जालपा दिखाती है। वो उसे याद दिलाती है कि पर्सनल सुख और सुरक्षा से कहीं बढ़कर सच्चाई और न्याय है। वो रमानाथ की सोई हुई इंसानियत को झिंझोड़ देती है।
जालपा के आने से और अपने अपराध बोध के कारण रमानाथ का मन बदल जाता है। वो पुलिस के चंगुल से भाग जाता है और उसके भाग जाने से क्रांतिकारियों के खिलाफ जो मुकदमा था वो सबूतों की कमी की वजह से खारिज हो जाता है। बेगुनाह लोग बच जाते हैं। लेकिन अब रामानाथ पर झूठी गवाही देने का मुकदमा चलता है। अच्छा। और अदालत का आखिरी सीन उसके पूरे सफर का निचोड़ है। सरकारी वकील उसे एक स्वार्थी और अवसरवादी इंसान की तरह दिखाता है, जबकि उसका वकील उसे एक कमजोर व्यक्ति बताता है जिसे पुलिस ने फंसाया। और अंत में जज का फैसला भी बड़ा दिलचस्प है। वो पुलिस की गलत भूमिका को मानते हैं कि पुलिस ने उसे लालच दिया, लेकिन फिर भी वो रमानाथ को 2 साल की सजा सुनाते हैं। क्या ये सही फैसला था? एक तरह से वो सिस्टम का भी शिकार था। यही प्रेमचंद की खूबी है, वो किसी को भी पूरी तरह से निर्दोष नहीं छोड़ते। रमानाथ अपने हालात का शिकार है, ये सच है, लेकिन वो अपने फैसलों के लिए भी जिम्मेदार है। सही बात है। पुलिस भ्रष्ट है, लेकिन रमानाथ ने उस भ्रष्टाचार में शामिल होने का फैसला किया था। वो सजा एक तरह से उसके कर्मों का हिसाब है, और शायद उसके प्रायश्चित की शुरुआत भी। तो ये थी रमानाथ की कहानी, एक ऐसा सफर जो छोटे छोटे झूठ और अपनी पत्नी के सामने अच्छा दिखने की एक मामूली सी इच्छा से शुरू हुआ और एक भयानक नैतिक पतन पर जाकर रुका। एक चंद्रहार की चाहत ने उसे उस रास्ते पर धकेल दिया जहां वो बेगुनाहों की जिंदगी का सौदा करने तक को तैयार हो गया था। सही कहा। और ये उपन्यास सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उस समाज पर एक तीखी टिप्पणी है जो धाक बैठाने मतलब झूठी शान के पीछे पागल है। रमानाथ कोई पैदाइशी विलन नहीं है, वो अपने माहौल की पैदाइश है। एक कमजोर इंसान जो सामाजिक दबाव में आकर एक के बाद एक भयानक गलतियां करता चला जाता है। शायद हम सब में कहीं ना कहीं छोटा सा रमानाथ छिपा है। और यही बात इस कहानी को आज भी इतना प्रासंगिक बनाती है। अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। प्रेमचंद की कहानी में रमानाथ को सजा मिलती है, पर क्या असली दोषी केवल रमानाथ है, या वो समाज भी है जो लोगों को झूठी शान और दिखावे के लिए इस हद तक मजबूर कर देता है? बिल्कुल। आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी असलियत से बेहतर जिंदगी दिखाने की होड़ में लगा है, क्या रमानाथ का किरदार पहले से कहीं ज्यादा हमारे आसपास मौजूद नहीं है?